हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। रूल नंबर 1 नेवर गेट अटैच्ड का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। न्यू हो अगर चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहो तो वहाँ भी फॉलो कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था वेनिंग वियिंग को बचाने के लिए आ जाता है और वो दोनों कार में बैठकर एक सेफ जगह ढूंढने लगते हैं। वियिंग वेनिंग से पूछता है हम कहाँ जा रहे हैं, तो वेनिंग कहता है हम बेलिंग सिटी जा रहे हैं, वो ज़्यादा सेफ है। वियिंग कहता है लगता है तुम्हारा ऑलरेडी प्लान था, क्या वेनचिंग को पता है? वेनिंग कहता है मैंने चिंग जे को ऑलरेडी मैसेज कर दिया है कि आज हम लेट हो जाएंगे। घर जाने के बाद वियिंग वेंचाओ का डेटा चेक करने लगता है और कहता है क्या ये वेंचाओ पागल है, इतनी फालतू की चीज़ कौन पढ़ता है अपने फ़ोन में। वो लोग अपने लिए फूड ऑर्डर करते हैं और वेनचिंग को वीडियो कॉल करते हैं। वेनचिंग कहती है तुम सच में बेवकूफ़ है विभूषण, क्या सोचकर तुम बेवजह लैंड टेरिटरी में चले गए। वियिंग कहता है वेनचिंग मैंने वेनिंग को वहाँ नहीं बुलाया था, वेनिंग बिल्कुल सेफ था। वेनचिंग कहती है मुझे सिर्फ वेनिंग की चिंता नहीं थी, तुम इतने स्टूपिड हो, अगर तुम दोनों वापस नहीं आ पाते तो मैं आयुन को क्या जवाब देती। वियिंग हंसते हुए कहता है पर तुम विश्वास नहीं मानोगी वेनचिंग, मैं आराम से चलते हुए उस नाइट क्लब से बाहर आ गया था और किसी ने मुझे रोकने की कोशिश तक नहीं की। इस बात पर वेनिंग कहता है लांग वांगजी ने ऑलरेडी मोशन्यू नाम के लड़के की खोज शुरू कर दी है और तो और वो गवर्नमेंट डेटाबेस की भी हेल्प ले रहा है जिससे वो फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम के थ्रू तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में पता लगा सके। तुम्हारे लांगवांग जी के कनेक्शंस बहुत हाई प्लेसेस तक हैं। वियिंग इस बात पर सिर्फ कहता है, उसे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वो अपनी अल्कोहल पीने लगता है। तो वेनिंग कहता है तुमने लांगवांग जी के ऊपर ज़रूर बहुत अच्छा इंप्रेशन दिया है, तभी तो वो तुम्हें ढूंढने के लिए इतनी कोशिश कर रहा है। वियिंग कहता है पर मैं अभी तक नहीं समझ पा रहा हूँ उसने मुझे कैसे पहचाना, मैंने पूरे 2 मिनट लगाए अपने कपड़े बदलने में, उस मास्क को हटाने में। उसने मुझे एंट्रेंस पर केवल 10-15 सेकंड के लिए ही देखा होगा, पर उसे पता चल गया कि मैं कपड़े बदल कर आ गया हूँ। कहीं वो मेरे बालों की वजह से तो नहीं मुझे पहचान गया, पर मैंने तो बाल बांधे हुए थे और आजकल लड़के लंबे बाल रखते हैं तो इसमें भी कोई अजीब बात नहीं है। तभी वेनचिंग वीडियो कॉल के थ्रू कहती है वियिंग वो तुम्हारे बालों को नहीं देख रहा था, वो एक अल्फा है, तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारी बॉडी के कौन से पार्ट को गहराई से देख रहा होगा। वियिंग कंफ्यूजन में वेनिंग की तरफ देखता है, वेनिंग के चीक्स पूरे रेड हो गए थे। तभी वेनचिंग कहती है वो तुम्हारी बॉडी को देख रहा था, फ्रंट बैक उसने अच्छे से तुम्हें एग्जामिन किया होगा, इसलिए वो तुम्हें तुरंत पहचान गया। वियिंग कहता है वेनचिंग इस तरह तो बहुत सारे लोगों की बॉडी अपीलिंग होती होगी, इसका मतलब ये तो नहीं कि इतने क्राउडेड प्लेस में से उसने सिर्फ मुझे पिक किया क्योंकि वो मेरी बॉडी को पहचान गया था। वेनचिंग उससे कहती है विभूषण इस बात को याद रखना, एज एन अल्फा मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हारी बैक साइड को देखकर वो एब्सोल्युटली तुम्हें पिक कर लेता। मैं एक अल्फा हूँ पर मैं तुम्हें उस तरह बिल्कुल नहीं देखती और तुम भी हिम्मत मत करना मुझे उस तरह देखने की। पर हाँ, काफ़ी सारे लोगों की भीड़ में से भी तुम्हें नोटिस किया जा सकता है, तुम नोटिसेबल हो विभूषण। वियिंग जोर जोर से हंसने लगता है और वेनचिंग से कहता है आज से पहले इससे ज़्यादा हंसी मुझे कभी नहीं आई है। और वियिंग वेनिंग से कहता है वेनिंग क्या तुम्हें वो सारी ऐप्स याद हैं जिस पर हमने चेक किया था कि हांगुन जिन को किस तरीके के ओमेगास पसंद आते हैं। वेनिंग कहता है हाँ मुझे याद है। वियिंग अब हंसते हुए कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी कुछ फोटोग्राफ्स क्लिक करो वेनिंग। वेनिंग इस बात पर कहता है मैं बिजी हूँ। तो वियिंग कहता है कम ऑन वेनिंग, इस होटल में पता नहीं कितने दिनों तक हमें छुपना पड़ेगा, अगर मुझे कुछ एंटरटेन के लिए नहीं मिला तो मैं पागल हो जाऊंगा, तुम्हें मेरी हेल्प करनी ही होगी। वो हांगुन जुन अपने आप को बहुत बन रहा था ना, मुझे उससे थोड़े मज़े तो लेने दो। वेनिंग कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा तुम एक रूथलेस अल्फा को क्यों टॉन्ट करना चाहते हो, इस तरीके से तो तुम उसकी अटेंशन और अपनी तरफ खींचोगे ना। वियिंग कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल उसे नहीं पता चलने वाला कि ये मैं हूँ, और अगर उसे पता चल भी जाता है तो उसे ये भी पता चल जाएगा कि मैं कोई रेगुलर गाय नहीं हूँ जो एक एक्साइटिंग हुकअप के लिए उसके क्लब में गया था उसके जैसे डेंजरस अल्फा के पास। फिलहाल उसे टॉन्ट करने में एक तो मज़ा भी बहुत आएगा और दूसरी बात उसे एक गलत लीड मिलेगी मुझे चेज़ करने की। हमें बस उसे ये विश्वास दिलाना है कि मैं वहाँ उसके क्लब में उसके लिए ही गया था, वेंचाओ के लिए नहीं, तब तक वेंचाओ का पूरा डेटा डाउनलोड भी हो जाएगा। वेनिंग कहता है ठीक है, वैसे भी डेटिंग ऐप पर ऐसी प्रोफाइल बनाना जिसे ट्रेस ना किया जा सके उतना भी हार्ड नहीं है। वियिंग कहता है एग्जैक्टली। तभी वेनचिंग वीडियो कॉल से कहती है जस्ट बिकॉज ये सब इजी है इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें ये सब करना चाहिए। हांगुन जुन की एक रेपुटेशन है रूथलेस अल्फा के नाम से और ये भी सब जानते हैं कि वो कभी मिस्टेक्स नहीं करता।
वो लोगों को आसानी से नहीं छोड़ता। तुम ऑलरेडी वेंचाओ को एम कर रहे हो, वैन रोहान को एम कर रहे हो, फिर तुम क्यों खुद अपने सिर मुसीबत मोल ले रहे हो जिसकी ज़रूरत भी नहीं है। वो यूं कहता है, मुसीबत तो मैं ऑलरेडी मोल ले चुका हूँ, अब तो बस मैं उसके साथ थोड़ा मज़ा लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो मुझे एक ऐसा ओमेगा समझे जो उसके क्लब में आया था उसकी अटेंशन पाने के लिए, ना ही कि कोई एजेंट समझे जो वेंचाओ के बारे में पता लगाने के लिए आया था। उसने ऑलरेडी मेरे बारे में ढूंढना शुरू कर दिया है और कल तक शायद उसे पता भी चल जाएगा कि मुशन्यू नाम का कोई बंदा उस फेस के साथ एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसलिए उसे पता होना चाहिए कि क्लब के फ्रंट डोर से मुझे सबके सामने से जाने देना, वो भी बिना किसी इंटेरोगेशन के, उसकी एक गलती थी। और जैसा कि आपने कहा, हम गुंजुन कभी गलतियां नहीं करते। इसमें कोई रिस्क नहीं है वेंचिंग, मैं अपने फेस का फोटोग्राफ तो ऐप पर डालूंगा भी नहीं। वेंचिंग उससे कहती है, ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, क्योंकि मैं तुम्हें मना करूँ या हाँ करूँ, तुम फिर भी ये करोगे ही। तो मुझे अब ज़रा तुम्हारी मदद करने दो। अब वेंचिंग और वुयिंग ये डिस्कस करने लगते हैं कि उन्हें प्रोफाइल में क्या पुट करना चाहिए। वुयिंग ने ऑलरेडी सोच लिया था वो अपनी प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन में लिखेगा, मैंने कुछ टाइम पहले एक अल्फ़ा को डेट किया था, पर उसने मुझे टोटली अनसेटिस्फाइड छोड़ दिया। क्या तुम्हें लगता है तुम उससे बेटर कर सकते हो? मैं एक ऐसे ही अल्फ़ा को ढूंढ रहा हूँ जो इस टास्क को कंप्लीट कर सके। वेइंग ये सब अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइप कर देता है और वेनिंग मन में सोचने लगता है, थैंक गॉड कि मैं एक बीटा हूँ। अब वेनिंग वेइंग को बताता है, वैसे सुशी के फ़ोन से जो स्टफ़ तुमने हैक किया था, मुझे लगा था कि तुम मजाक कर रहे हो, वो हंगुन जुन के लिए फीलिंग्स रखता है, पर यह बात सच है क्योंकि उसके फ़ोन में मुझे हंगुन जुन के काफ़ी सारे फ़ोटोग्राफ्स मिले, पर साथ में मुझे उसके फ़ोन में एक ऐसा नंबर मिला जो हमें जिन जोशिन के फ़ोन में भी मिला था। ज़रूर उसका जिन गोंगशा के साथ कोई ना कोई तो लिंक रहा होगा। वेइंग कहता है, हाँ, हमें वेंचाओ के फ़ोन से जो भी फ़ोन नंबर्स मिले हैं और सुशी के फ़ोन से जो भी नंबर्स मिले हैं उन्हें आपस में क्रॉस चेक करना होगा। वेनिंग इस बात पर हाँ में सिर हिलाता है। सुशी के फ़ोन में उन्हें लांग वांगजी का पर्सनल नंबर भी मिलता है। वेइंग हंसने लगता है और उसके फ़ोन नंबर को अपने फ़ोन में सेव कर लेता है। ने सोच लिया था कि फेक डेटिंग के इस ड्रामा में उसे हंगुन जुन के साथ बहुत मज़ा आने वाला है और अब वो बस इस कैट और माउस के गेम को शुरू कर देने वाला था। दूसरी तरफ लांग वांगजी अपने प्राइवेट रूम में बैठा अपने ओमेगा यानी वेइंग का अभी तक इंतज़ार ही कर रहा था। वो अपना ड्रॉवर खोलता है और उसमें से कॉन्डम्स निकालता है। उस ड्रॉवर में कुछ सिल्क रोप्स भी रखी हुई थी। वो रोप्स उसने अपनी सेक्सुअल अर्जेस के लिए खरीदी थी, पर उन्हें कभी भी किसी पर यूज़ नहीं किया था क्योंकि किसी भी ओमेगा ने उसको इस तरीके से अफेक्ट नहीं किया था कि उसके ऊपर रोप्स यूज़ करने की उसे ज़रूरत पड़े। वो ड्रॉअर को बंद कर देता है और अब उस वाइट कॉलर को देखने लगता है जो वो अक्सर अपने ओमेगास को पहनाया करता था जब वो उनके साथ इंटीमेट होता था। वो मुशन्यू के गले में उस जेड पेंडेंट को इमेजिन करने लगता है। वो अपनी वॉच की तरफ देखता है। ऑलरेडी 10 मिनट हो चुके थे पर मुशन्यू अभी तक वापस नहीं आया था। वो अपने कफलिंग्स खोलता है। अब उसे इरिटेशन हो रही थी क्योंकि उसे इंतज़ार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो अपने लिए एक ग्लास पानी करता है। अब 20 मिनट से ज़्यादा हो गई थी। तभी उसे फ़ोन रिसीव होता है जो बार से था। जैसे ही बारटेंडर उसे बताता है कि मुशन्यू नहीं आ रहा है, वांगजी को इतना गुस्सा आता है कि वो पानी के ग्लास को ज़मीन पर फेंक देता है। वो गुस्से में तुरंत क्लब के मेन फ्लोर पर पहुंचता है और बारटेंडर से कहता है वो कहाँ है। वांगजी को देखकर सुशी का चेहरा पेल हो जाता है क्योंकि उसने ऑलरेडी खतरे को सेंस कर लिया था। वो हंगुन जुन से कहता है, वो ओमेगा, वो तो यहाँ से चला गया और अच्छा ही हुआ, वो ड्रिंक कर रहा था और मैंने उसे दूसरे अल्फाज से बात करते हुए भी पकड़ा। वो उन लोगों के साथ फ्लर्ट कर रहा था। वो क्लियरली आपके लिए नहीं था हंगुन जुन। वांगजी अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैंने अपनी प्राइवेट लाइफ में तुम्हारे ओपिनियंस नहीं मांगे हैं, मुझे आंसर दो कि वो यहाँ से क्यों गया। सुशी इस बात पर कोई जवाब नहीं दे पाता। तभी बारटेंडर कहता है, मैं आपको वीडियो फीड दिखाता हूँ। वांगजी जैसे ही वीडियो देखता है वो सुशी की तरफ गुस्से में देखने लगता है और उससे कहता है, तुम मेरे मीटिंग रूम के सामने अपने घुटनों पर बैठे रहोगे, ये तुम्हारी सजा है। वांगजी तुरंत अपने लोगों को मुशन्यू की तलाश में भेज देता है क्योंकि कुछ समय पहले की ही बात है, वो ज़्यादा दूर नहीं गया होगा और सुशी मीटिंग रूम के सामने घुटनों पर बैठा हुआ था, अपनी सज़ा काट रहा था। कुछ टाइम बाद वांगजी के गार्ड्स वापस आते हैं। उन्हें मुशन्यू का कुछ पता नहीं चल रहा था। वांगजी एक बार फिर इरिटेटेड वॉइस में कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम उसे नहीं ढूंढ पा रहे हो। उसके गार्ड्स कहते हैं, हंगुन जुन, पता नहीं क्या हुआ, ऐसा लगता है जैसे वो वैनिश ही हो गया, बाहर उसका कहीं पता नहीं चल रहा है।
वांग जी कोल्डली कहता है वो एक अकेला आदमी था जो अपने पैरों से यहाँ आया था, कार या बाइक से नहीं। वो 15 मिनट पहले ही यहाँ से गया है और तुम लोगों का कहना है कि तुम उसे ढूंढ नहीं पा रहे हो। वो गार्ड फिर अपनी कपकपाती हुई वॉइस में कहता है, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा हंग गुंजन, हमने सारे कैमरास देखे पर वो कैमरा की रेंज से बाहर है। क्लब से बाहर जाते ही जैसे वो डिसअपियर हो गया। वांग जी कहता है, तो इसका मतलब या तो वो किसी बिल्डिंग में गया होगा या किसी कार में बैठकर चला गया होगा। उसे ढूंढते रहो, वो कहीं ना कहीं तो होगा। वांग जी अपने एंगर को कंट्रोल करता है क्योंकि गुस्से से वो ओमेगा नहीं मिलने वाला था। वांग जी अपने रूम में वापस जाता है। वो शावर रूम में जाकर शावर ऑन करके शावर के नीचे खड़ा हो जाता है। वो अपनी बॉडी वॉश करते हुए सोच रहा था कि जैसे ही उसके आदमियों को मुशन्यू मिल जाएगा, वो मुशन्यू को वहाँ इनवाइट करने के लिए कह देगा। मुशन्यू को अच्छे से डिसिप्लिन करने के बाद वो अपने टास्क पर फोकस कर पाएगा। उसका टास्क था उस मर्डरर को ढूंढना जो अंडरवर्ल्ड में इतने बड़े बड़े क्राइम्स कर रहा था। अगली सुबह जब होती है तो उसे गवर्नमेंट डाटाबेस से पता चलता है कि मुशन्यू नाम का कोई रिकॉर्ड है ही नहीं। इस नाम से और इस फोटोग्राफ से कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। उसे और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होने लगती है और वो सोचता है आखिरकार ये मुशन्यू था कौन। वो अकेला क्लब में आया और अकेला ही चला गया। उसका गेम क्या था। वो उस वीडियो को फिर से देखता है जिसमें मुशन्यू का फेस दिख रहा था। उसका फेस कॉन्फिडेंट, इंटेलिजेंट और ब्यूटीफुल दिख रहा था। वांग जी को रियलाइज़ हो गया था कि उससे गलती हुई है। मुशन्यू बाकी ओमेगास की तरह नहीं था और नेक्स्ट टाइम जब भी वांग जी उसे पकड़ लेगा तो वो उसे जाने नहीं देगा और अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स पूछेगा। वांग जी ने ऑलरेडी इमेजिन कर लिया था अपने प्राइवेट रूम में मुशन्यू को इंटेरोगेशन करते हुए, वो भी उस वक्त जब वो दोनों इंटीमेट होंगे। वांग जी बार बार क्लब के फुटेज की तरफ देख रहा था, इस उम्मीद में कि शायद मुशन्यू वापस आएगा, पर ऑफ कोर्स वो वापस नहीं आने वाला था। वांग जी की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही थी। उसका शेड्यूल मुशन्यू की वजह से डिस्टर्ब्ड हो गया था। मुशन्यू का इस तरह से गायब हो जाना, इससे उसकी पर्सनल लाइफ और बिजनेस दोनों पर ही फ़र्क पड़ रहा था। वो प्लान कर रहा था एक और ओमेगा को क्लब में इनवाइट करने की, जिसके साथ वो अपनी सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन निकाल सके और उसकी लाइफ पहले जैसी हो जाए। 1 घंटे के बाद वो अपने प्राइवेट रूम में वापस जाता है और बेड के लिए रेडी हो जाता है। उसने अपने वाइट सिल्क स्लीप पैंट्स पहने हुए थे। बेड में आ जाने के बाद वो अपनी हुकअप्स वाली ऐप्स को चेक करने लगता है जिन पर वो अपने ओमेगास को इनवाइट किया करता था। तभी सडनली उसके फ़ोन में एक टेक्स्ट रिसीव होता है जिसमें नोटिफिकेशन था कि अभी उस ऐप पर एक न्यू प्रोफाइल अपीयर हुई है जो वांग जी के इंटरेस्ट के साथ पूरी तरीके से मैच हो रही थी। वांग जी शॉक रह जाता है क्योंकि उसने अपना पर्सनल सेल फ़ोन नंबर कभी भी किसी डेटिंग ऐप पर नहीं डाला था, तो इस तरह कैसे उसके फ़ोन पर ये मैसेज रिसीव हो सकता था, वो भी इस समय पर। टाइमिंग बहुत ऑड थी। वो उस ऐप को खोलता है। वो तुरंत न्यूली एडेड प्रोफाइल्स को देखने लगता है। पहले उसे कुछ अल्फ़ा फीमेल्स नज़र आती हैं जिसमें वांग जी को कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। अब वो मेल ओमेगास की तरफ सर्च करता है। उसे काफ़ी सारी प्रोफाइल्स नज़र आती हैं, पर एक प्रोफाइल को देखकर वो बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है। वो प्रोफाइल कुछ घंटे पहले ही बनाई गई थी। प्रोफाइल फोटोग्राफ पर उस मेल ओमेगा ने अपनी कमर का फ़ोटो लगाया था। उस मेल ओमेगा ने बहुत ही फैमिलियर थिन वाइट पैंट्स पहने हुए थे। उस कमर की गोल्डन स्किन वांग जी को क्लियरली शो हो गई थी। वांग जी को पता चल गया था कि वो मुशन्यू ही था। वांग जी तुरंत उसकी प्रोफाइल पर क्लिक करता है उसकी थोड़ी और इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। उसे वहाँ कुछ टेक्स्ट दिखाई देते हैं, पर उसकी आइज़ इमीडिएटली वहाँ जाती है जहाँ उसने अपने अदर फोटोग्राफ्स डाले हुए थे। पहली फोटोग्राफ एक सेल्फी थी जिसमें वो बेड पर लेटा हुआ था। उसके बाल खुले थे, क्लियरली उसने शर्ट नहीं पहनी थी। फोटोग्राफ में उसके स्टमक से लेके उसके लेग्स तक की फ़ोटो दिख रही थी। वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि इसका मतलब था कि ये प्रोफाइल और भी अल्फाज को दिख रही होगी। उसे ये सोचकर ही बहुत गुस्सा आ रहा था कि मुशन्यू की इस बॉडी को और भी अल्फाज देख रहे होंगे। मुशन्यू जानबूझकर उसे टॉन्ट कर रहा था, फ्लॉन्ट कर रहा था अपनी बॉडी को बाकी अल्फाज की तरफ। वांग जी की पूरी बॉडी में एंगर और अराउजल दोनों एक साथ बढ़ रहे थे। वांग जी इस वक्त सोच रहा था उसकी कमर को अपने हाथ से टाइटली पकड़ने के बारे में। वांग जी मुशन्यू को इस तरह क्लब छोड़कर जाने के लिए पनिश करना चाहता था, कम्प्लीटली डिसअपीयर हो जाने के लिए पनिश करना चाहता था और उसे डिसिप्लिन करना चाहता था।
अब वो मुशन्यू का नेक्स्ट फ़ोटो देखता है जिसमें मुशन्यू शावर में था। वैसे तो वहाँ ग्लास डोर लगा हुआ था, पर फिर भी उसकी नेकेड बॉडी की आउटलाइन क्लियरली दिख रही थी। ग्लास डोर पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट था। मुशन्यू की बॉडी के आसपास सोप बबल्स थे जो वांग जी को पूरी तरीके से दीवाना बना रहे थे। नेक्स्ट फोटोग्राफ पीछे से लिया गया था जिसमें मुशन्यू ने एक रेड मैश टैंक टॉप पहना था और उसने अपनी शर्ट को शोल्डर से पूरी तरीके से नीचे गिरा दिया था। उसकी बॉडी पर थोड़े थोड़े से वाटर ड्रॉपलेट्स भी दिख रहे थे। लास्ट फोटोग्राफ था जिसमें उसका आधा फेस दिख रहा था, मुशन्यू की जॉ लाइन और उसकी लंबी गर्दन, जिसमें मुशन्यू अपनी नेक दिखा रहा था जिसे अभी तक मार्क नहीं किया गया था। जी एक बार फिर मुशन्यू की स्किन का टच अपने हाथों में फील करने लगता है। वो मुशन्यू की अदर इन्फॉर्मेशन चेक करता है पर मुशन्यू का एड्रेस गिवन नहीं था। और आखिरकार वांग जी की नज़र अब डिस्क्रिप्शन पर पड़ती है जिसमें लिखा हुआ था, मेरी डेट अभी एक अल्फ़ा के साथ थी जिसने मुझे टोटली अनसेटिस्फाइड छोड़ दिया। अगर तुम बेटर कर सकते हो तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करो, मैं एक ऐसा ही अल्फ़ा ढूंढ रहा हूँ। ये पढ़ते ही वांग जी का हाथ फ़ोन पर और भी ज़्यादा टाइट हो जाता है। मुशन्यू जानबूझकर एक डेंजरस गेम खेल रहा था और वांग जी इंश्योर कर लेना चाहता था कि मुशन्यू को ये गेम खेलने के कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे से पता चल जाएं। वांग जी को अब ये तो पता चल गया था कि उसे ये मैसेज ऐप से नहीं आया था बल्कि मुशन्यू से ही आया था, पर मुशन्यू के पास उसका पर्सनल फ़ोन नंबर कैसे था। नेक्स्ट मॉर्निंग वांग जी सिक्योरिटी हेड के पास जाकर वो टेक्स्ट दिखाता है और उस नंबर को ट्रेस करने के लिए कहता है, पर उसे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये एक स्पूफ्ड नंबर था जिसे ट्रैक करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। वांग जी की फ्रस्ट्रेशन अब और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। फ्रस्ट्रेटेड से भी ज़्यादा वो इम्पेशेंट होता जा रहा था। आखिरकार ये मुशन्यू कौन था। ओके गाइज, आज के इस पार्ट को मैं यही ख़त्म करती हूँ। आई होप आज का पार्ट भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।